सुनो जी ध्यान से। आज हम लोग पढ़ेंगे CFT और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। CFT CFT का मतलब था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है ना। अब ये जो CFT है इसको हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों कहा, ठीक है ना। इसका भी एक मतलब इसमें जो है आप ऐसे मान के चलो कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी जो सराउंडिंग है उसको हमने एक क्रिस्टल फील्ड की तरह ट्रीट कराते हैं। मतलब वो जो सेंट्रल मेटल की सराउंडिंग होती है वो एक क्रिस्टल फील्ड की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं। जो लाइगेंड उसको जब अप्रोच करेगा तो हम वहां पे उसको क्रिस्टल फील्ड की तरह ट्रीट कराते हैं, इसलिए इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा गया। ठीक है। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी था, सबसे पहला सवाल, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो थी उसको एच बैथे साइंटिस्ट थे एंड वी ब्लैक ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1931 से 1935 इस बीच में ये जो थ्योरी थी इसको प्रपोज करा और इस थ्योरी के बारे में कुछ मेन पोस्टुलेट्स दिए। इसके कुछ पोस्टुलेट्स दिए, मैं आपको बता ही चुका पोस्टुलेट्स का मतलब क्या है कि किसी भी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए उसके बारे में जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पोस्टुलेट्स। ठीक है। तो इसका ना CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक एक पोस्टुलेट्स आपको बड़े ध्यान से समझना है और इसको लिखना है। मैं हर एक पॉइंट लिखाऊंगा इसका, ठीक, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है इसकी। सबसे पहला पोस्टुलेट 1, जब कोई मेटल लाइगेंड के साथ बॉन्डिंग करता है, ठीक है ना, जब कोई मेटल लाइगेंड के साथ बॉन्डिंग करता है तो CFT के अकॉर्डिंग मेटल और लाइगेंड की बॉन्डिंग जो थी वो प्योरली आयनिक थी। मेटल लाइगेंड बॉन्डिंग इज प्योरली आयनिक। CFT ने क्या कहा, सबसे पहला पॉइंट, इस पर भी सवाल आता है यहाँ से कि अकॉर्डिंग टू CFT मेटल लाइगेंड बॉन्डिंग या व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लाइगेंड। ठीक है ना। तो नॉर्मली जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर मेटल और लाइगेंड के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। बट CFT ने क्या कहा, बॉन्ड कैसा था, प्योरली आयनिक। जो कि उन्होंने कह तो दिया बट ये चीज जो है वो पूरी तरह सही नहीं थी। मतलब ये तो कैसे भी सही नहीं थी। तो पहला पॉइंट क्या था, मेटल लाइगेंड बॉन्डिंग इज प्योरली आयनिक। नंबर 2, पोस्टुलेट 2 क्या था कि कॉम्प्लेक्स जब मेटल और लाइगेंड की जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, तो उसके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो रिगार्ड मतलब वो बिहेव करता है एज अ पॉजिटिव आयन, मतलब एज अ पॉजिटिव चार्ज। और जो उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होता है। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और वो पॉजिटिव चार्ज उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होगा। तो सेकंड पॉइंट आपका क्या था कि इन कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल एटम have positive charge equal to its oxidation state। ठीक है। जो सेंट्रल मेटल एटम था उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है या वो बिहेव करता है एज अ पॉजिटिव आयन और उसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसके मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होगा।
थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है जी आपका लाइगेंड के बारे में। सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में जो लाइगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, तो वो लाइगेंड्स जो है, लाइगेंड्स मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और लाइगेंड के पास एटलीस्ट वन लोन पेयर होना जरूरी है। कहने का मतलब ये है इन सिंपल लैंग्वेज, ligand which are surrounded to the metal, जो ligands metal के सराउंडिंग में प्रेजेंट थे, उनके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर होना जरूरी है। ligand have at least one lone pair of electron, यानी कि हर एक लोन पेयर के पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। नंबर 4 था CFT के अकॉर्डिंग लाइगेंड्स जो थे, लाइगेंड्स आर पॉइंट चार्ज। अकॉर्डिंग टू CFT, ligands are point charge which are negative ions। देखो एक बात समझो, CFT के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पढ़ा, सेकंड पॉइंट में क्या पढ़ा था कि CFT ने क्या कहा कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम थे, सेंट्रल मेटल एटम वो पॉजिटिव चार्ज बियर करते थे। तो CFT ने कहा कि मेटल के पास तो पॉजिटिव चार्ज होगा और लाइगेंड जो होंगे, लाइगेंड भी पॉइंट चार्ज है जिनके पास नेगेटिव चार्ज होगा, विच आर नेगेटिव आयंस। लाइगेंड जो होंगे आपके नेगेटिव आयंस होंगे। तो जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच जो भी बॉन्डिंग होगी, उस वजह से उन्होंने मेटल लाइगेंड बॉन्डिंग को आयनिक बॉन्डिंग कहा, ठीक है ना, जबकि ऐसा हमेशा नहीं होगा, मतलब इस तरह से होता ही नहीं है। ligands are point charge which are negative ions। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से थे नेगेटिव आयंस में? Cl माइनस, F माइनस, Cn माइनस, NO2 माइनस, यानी कि लाइगेंड आपके न्यूट्रल भी होते थे, जैसे कि NH3, H2O, ठीक है ना, इस तरह के भी होते थे। बट जो नेगेटिव वाले थे, मतलब उनके पास नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि लाइगेंड्स जो थे वो आपके न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। बट लाइगेंड जो होगा, लाइगेंड को हमेशा नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरह ही ट्रीट कराया गया, ठीक। और जो लाइगेंड्स थे वो अट्रैक्ट होते थे किसकी तरफ? मेटल की तरफ। तो अभी हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं, उन 4 पॉइंट में पहला पॉइंट क्या था? मेटल लाइगेंड बॉन्डिंग जो थी वो प्योरली आयनिक थी। दूसरा पॉइंट था कि जो सेंट्रल मेटल एटम था उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होगा। तीसरा पॉइंट क्या था? लाइगेंड के पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। चौथा पॉइंट ये था कि लाइगेंड्स के पास जो पॉइंट, लाइगेंड्स जो होंगे वो पॉइंट चार्ज, लाइगेंड्स जो होंगे, लाइगेंड्स आर पॉइंट चार्ज विच आर नेगेटिव आयंस, यानी कि वो नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। और ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव चार्ज आयन थे, ये सब अट्रैक्ट होते थे टुवर्ड्स मेटल, ठीक है ना। तो 4 पॉइंट अब पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट है फिफ्थ पोस्टुलेट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये था इसमें, फिफ्थ पॉइंट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट में हम बात करते हैं स्प्लिटिंग की। इस पॉइंट को अलग से मैं आपको बताऊंगा। देखो पॉइंट क्या था ये, इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लाइगेंड, electrons of central metal ion and electrons of ligand
रिपेल्स ईच अदर। जो सेंट्रल मेटल एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के बीच रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका डी ऑर्बिटल था मेटल का, जिसकी वजह से जो मेटल का डी ऑर्बिटल था, वो डी ऑर्बिटल के अंदर जो सारे के सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम थी, वो एनर्जी सेम नहीं रहती। और वो एनर्जी, वो जो ऑर्बिटल्स थे, वो ऑर्बिटल्स आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। देखो, इस पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल में समझो इस पॉइंट को। हमें बात करनी है स्प्लिटिंग की। तो मैंने आपसे यहाँ पे एक चीज कह दिया कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ligand repels each other. This cause the splitting of d orbital। ठीक है ना। अब ये स्प्लिटिंग क्या है, ये बात समझो। जो आपका डी ऑर्बिटल था, ये जो डी सबसेल है पूरी, देखो ये जो पूरा है, इसको पूरे को बोलते हैं हम डी सबसेल, यानी कि डी उपकोष। ठीक है। और ये जो डी उपकोष के अंदर 5 डी कक्षक होते हैं। ठीक है ना, ये 5 डी कक्षक है, 1 2 3 4 5। इसमें 5 कक्षक होते हैं। और 5 कक्षक आपके जो डी, मतलब जो डी उपकोष था, डी उपकोष में 5 कक्षक थे। और डी कक्षक जो थे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसको बड़े ध्यान से समझना आप। जो डी एक्स वाई था वो आपका कुछ इस तरह का होता था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। जब एक्स और वाई प्लेन था, उस प्लेन के बिटवीन द एक्सिस जो लोब्स थे, उसको बोलते थे हम डी एक्स वाई। जो डी वाई जेड था, वो वाई और जेड एक्सिस पे होता था। ठीक है ना। जेड एक्सिस एक्स के परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए ये जो लोब्स हैं इसके, इनका प्लेन बदल जाएगा। और जो डी जेड एक्स होंगे वो एक्स और जेड प्लेन में होंगे। ठीक। इसके अलावा तो ये जो 3 लोब्स थे, ये जो 3 ऑर्बिटल थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इनके जो लोब्स आ रहे हैं, ये जो पत्ती आ रही है इनकी, ये एक्सिस के बीच में आ रही हैं। ठीक है ना, ये एक्सिस पे नहीं है, इसलिए इनको हम बोलते हैं नॉन नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। ठीक। बट जो आपका डी ऑर्बिटल था, मतलब यहाँ पे एक कौन सा बचा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जो ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि इनके जो लोब्स थे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग होते हैं। ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बड़े ध्यान से समझना। इनके जो लोब्स थे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग होते हैं, यानी कि एक्सिस के ऊपर होते हैं, एक्सिस के अलोंग होते हैं। ठीक। और ऐसे ही जो डी जेड था, जेड, वो भी आपका एक्सिस के अलोंग ही होता है, यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग। इसको बोलते हैं हम डी जेड स्क्वायर। ठीक। तो ये जो दो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर थे, ये आपके होते हैं एक्सियल ऑर्बिटल। कैसे? एक्सियल ऑर्बिटल। और जो होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये आपके होते हैं नॉन एक्सियल। तो कहने का मतलब ये है कि ये 3 तो एक टाइप के हैं और ये 2 आपके एक टाइप के होंगे। ठीक। तो वैसे तो आपके जो ये 5 ऑर्बिटल थे, ये 5 के 5
सेम एनर्जी के होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं ये? सेम एनर्जी के। ठीक है ना, या इनको बोलते हैं हम डी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये जो 5 के 5 आपके ऑर्बिटल्स थे, ये सारे के सारे सेम एनर्जी के थे। कब तक? जब तक लाइगेंड्स इनके पास नहीं आ रहे थे। यानी कि अगर किसी भी मेटल के अंदर मैं बात करता हूं, तो उस मेटल के अंदर आप ये मान के चलो कि जैसे ये जो 5 ऑर्बिटल थे, ठीक है, तो ये 5 ऑर्बिटल आपके सेम एनर्जी के थे, इनको बोलते हैं डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स। ठीक है, बट जैसे जैसे इन इन एनर्जी लेवल्स के पास लाइगेंड अप्रोच करते हैं, तो जब लाइगेंड अप्रोच करेंगे तो देखो लाइगेंड भी आपके लाइगेंड के अलग अलग होने पर, लाइगेंड के डिफरेंट डिफरेंट होने पर इनका बिहेवियर भी अलग अलग होता है। ठीक, तो लाइगेंड अगर 6 अप्रोच करते हैं तो अलग करते हैं, 4 अप्रोच करते हैं तो अलग तरीके से करते हैं। तो मैंने आपसे बताया कि इसमें क्या होता है कि 3 ऑर्बिटल तो सेम एनर्जी के थे, और ये 2 ऑर्बिटल मतलब मतलब सेम टाइप के थे। तो ये 3 तो नॉन एक्सियल थे, और ये 2 आपके एक्सियल थे। तो इसीलिए जब ये जो आपके ऑर्बिटल्स थे, जब लाइगेंड इनके पास आएंगे, तो लाइगेंड के पास आने की वजह से देखो क्या होता है, दो तरह की चीजें होती है। लाइगेंड या तो आपके एक्सिस के अलोंग आते हैं, ठीक, या फिर लाइगेंड आपके एक्सिस के बीच में से आते हैं। तो अगर लाइगेंड 6 लाइगेंड अप्रोच करते हैं, तो वो हमेशा एक्सिस के अलोंग आते हैं। ये बात समझना आप, वो हमेशा एक्सिस के अलोंग आते हैं। और जब एक्सिस के अलोंग आएंगे, तो उनका जो इंटरेक्शन होगा वो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ और डी जेड स्क्वायर के साथ ज्यादा होगा। और जब इनके साथ इंटरेक्शन ज्यादा होगा, तो इनकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है ना, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और इनके साथ इंटरेक्शन कम होता है तो इनकी एनर्जी कम ही रह जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि इन 3 के साथ तो अलग तरह का इंटरेक्शन होगा, और इन 2 के साथ अलग तरीके का इंटरेक्शन होगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके 2 ऑर्बिटल्स थे, ये अलग हो जाएंगे, और 3 ऑर्बिटल्स आपके अलग हो जाएंगे। इनको हम बोलते हैं डबली डिजेनरेट, और इनको बोलते हैं हम ट्रिपली डिजेनरेट। जो ये ट्रिपली डिजेनरेट होते हैं, इनको बोलते हैं हम T2G, और जो डब्ल्यू डिजेनरेट होते हैं इनको बोलते हैं हम EG ऑर्बिटल। यानी कि जो आपके डी ऑर्बिटल थे, अब ये आपके T2G और EG दो टाइप के ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है ना, अब मैं ये जो है, देखो एक बार तो क्या हो सकता है कि आपके जो ये 2 ऑर्बिटल्स है ऊपर चले जाएंगे। ये 2 ऑर्बिटल जो ऊपर गए, कौन से गए? ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और ये कब ऊपर गए हैं? जब आपके लोन पेयर्स थे, जो लाइगेंड्स थे, वो आपके एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं। ठीक है ना, जब लाइगेंड्स आपके एक्सिस के अलोंग आते हैं, ठीक। बट अगर लाइगेंड आपके एक्सिस के बीच में से आ रहे हो, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये वाले ऊपर चले जाएंगे, यानी कि T2G ऊपर, EG नीचे। ये हम तब बात करेंगे जब हम डिफरेंट डिफरेंट लाइगेंड्स की बात करेंगे। ठीक है ना, फिलहाल मैंने आपको बताया कि स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल क्या थी। इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। और स्प्लिटिंग किस कारण हुई है? जो आपके डी ऑर्बिटल्स थे, उनमें कुछ ऑर्बिटल्स तो एक्सियल थे, कुछ नॉन एक्सियल थे। तो जब लाइगेंड्स मेटल की तरफ अप्रोच करेगा, तो एक्सियल अलग तरह से बिहेव करेंगे और नॉन एक्सियल अलग तरीके से। दोनों के साथ इंटरेक्शन अलग अलग होगा। तो उसी कारण कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी और कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसी दो टाइप, मतलब कि डी ऑर्बिटल्स का 2 टाइप के एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाना ही स्प्लिटिंग कहलाता है। बात समझ में आई सभी के? जी सर। सभी को आ गई? जी सर। यस सर। चलो जी, तो ये नॉन एक्सियल एक्सियल की बात करी मैंने डी ऑर्बिटल की, और ये पूरा था स्प्लिटिंग। ठीक, ये मेन CFT था। CFT के अंदर आप स्प्लिटिंग के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका था 5th पॉइंट। इसके बाद भाई क्लास ले रहा, अभी रुक जा यार, अब पानी नहीं है।
देखो जी, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था इसमें, ये आपका फिफ्थ था। सिक्स पॉइंट क्या होगा? सिक्स पॉइंट होगा जो लाइगैंड आपके थे, इफेक्ट ऑफ लाइगैंड, इफेक्ट ऑफ लाइगैंड, मतलब लाइगैंड जो थे, लाइगैंड का क्या इफेक्ट रहेगा मेटल की तरफ? स्प्लिटिंग तुमने बता दी, बट स्प्लिटिंग जो थी वो किसके कारण हुई थी? लाइगैंड के अप्रोच के कारण। तो जो लाइगैंड का इफेक्ट था मेटल की तरफ, वो डिपेंड करता था किस पे? नंबर ऑफ लाइगैंड पे, ठीक है ना, कि कितने लाइगैंड जो है वो अप्रोच करेंगे। तो जैसे जैसे लाइगैंड का नंबर चेंज होगा, लाइगैंड के नंबर चेंज होने के हिसाब से उनकी अप्रोच भी अलग होगी। जैसे कि सपोज करो आपको आप मतलब पकड़म पकड़ा खेलते जो गेम है हम, ठीक है ना, उसमें क्या करते हैं, उसमें अगर मान लिया किसी टीम में ज्यादा खिलाड़ी हैं, तो वो क्या करेंगे, वो एक प्लेयर को पकड़ने के लिए उसको घेरते हैं चारों तरफ से। बट अगर मान लिया उनके पास नंबर कम है, तो क्या करेंगे वे, उन्हें तो फिर भगना ही है, फिर उसमें कोई स्ट्रेटेजी बना ही नहीं सकते। तो उसी तरह से जैसे जैसे नंबर ऑफ लाइगैंड का चेंज होगा, लाइगैंड के चेंज होने से उनकी मेटल की तरफ अप्रोच होने का जो वे होगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ लाइगैंड, इफेक्ट ऑफ लाइगैंड ऑन डी इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ लाइगैंड। ठीक, मतलब कि लाइगैंड का मेटल पे जो इफेक्ट होगा वो, मतलब लाइगैंड का मेटल के जो डी इलेक्ट्रॉन्स पे इफेक्ट होगा वो डिपेंड करता है नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ लाइगैंड, इनके लाइगैंड के नंबर कितने हैं और लाइगैंड का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है। ठीक है, नंबर सेवंथ, नंबर सेवंथ है जी, डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड, डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड, different crystal field will have different effect on 5D orbitals। देखो ये जो डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड है ना, डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड का मतलब यही है कि जो लाइगैंड का अरेंजमेंट होगा, लाइगैंड का अरेंजमेंट जब वो मेटल की तरफ अप्रोच करेगा तो उनका जो इफेक्ट होगा डी ऑर्बिटल्स की तरफ, ठीक है ना, उनका सबका अलग अलग होगा। अगर क्रिस्टल फील्ड डिफरेंट है तो उनका इफेक्ट भी डिफरेंट होगा। कहने का मतलब ये है जैसे कि अगर चार लाइगैंड अप्रोच करते हैं तो चार लाइगैंड अलग तरीके से अप्रोच करेंगे, छह लाइगैंड अलग तरीके से अप्रोच करेंगे, ठीक है ना। ये नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो इंटरेक्शन, देयर इज नो इंटरेक्शन, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन मेटल ऑर्बिटल एंड लाइगैंड ऑर्बिटल, लाइगैंड ऑर्बिटल। ठीक, तो इसका मतलब क्या था, इसका इस पॉइंट का मतलब ये था कि जो मेटल के ऑर्बिटल थे और जो लाइगैंड के ऑर्बिटल थे उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं था। देखो एक बात समझना यहाँ पे, इस पॉइंट का मतलब जो था, इट कंसीडर नो ओवरलैप। ये जो ओवरलैपिंग का सिस्टम है ना, आपने पढ़ा होगा कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड हमेशा ओवरलैपिंग से बनते थे। तो सीएफटी के अंदर, सीएफटी के अंदर जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी, उन्होंने जो उसकी, जिन साइंटिस्ट ने उसको प्रपोज करा, उन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल तो करेंगे, बट लाइगैंड के जो ऑर्बिटल्स हैं
और मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं उन ऑर्बिटल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हुई तो बॉन्ड का जो कैरेक्टर होगा वो आयनिक नहीं रहेगा, वो कैरेक्टर आपका कैसा हो जाएगा, कोवलेंट कैरेक्टर होने लगेगा फिर वो। ठीक है ना, तो उन्होंने ये कह दिया कि सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है मेटल के ऑर्बिटल और लाइगेंड के ऑर्बिटल के बीच कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, ऑर्बिटल्स का इंटरेक्शन नहीं होता, इसीलिए उनके बीच का बॉन्ड आयनिक होता है। ठीक, पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 था कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल। कलर के बारे में इन्होंने कुछ बताया, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड, can be explained in terms of transition of electron between d orbital of different energy। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये भी, ठीक है ना। इसमें देखो इन्होंने क्या कहा, वीबीटी ने कलर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, बट सीएफटी ने कहा कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का जो कलर था उसको एक्सप्लेन करा उन्होंने। कैसे बताया कि जो कलर था वो आपका इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन जो होते हैं बिटवीन डी ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी। देखो जैसे कि जब मैंने आपको स्प्लिटिंग बताई थी, तो स्प्लिटिंग से मान इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आपके ग्राउंड स्टेट में भी तो होते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स आपके ग्राउंड स्टेट में है तो ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इनके ऊपर कोई एनर्जी पड़ती है तो ये एनर्जी को अब्जॉर्ब करके ऊपर यानी कि T2G से EG में चले जाएंगे। तो ये भी डी ऑर्बिटल है और ये भी डी ऑर्बिटल है। तो इस टाइप के जो ट्रांजिशन होते हैं उनको बोलते हैं हम डी डी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, डी डी ट्रांजिशन। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे उनके अंदर जो कलर आ रहा था उस कलर का कारण था डी डी ट्रांजिशन। बात समझ में आई है, कलर वाली। मतलब इलेक्ट्रॉन आपका लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में जाएगा, बट वो ऑर्बिटल जो है वो डी से डी में ही जा रहा था, क्योंकि डी ऑर्बिटल जो थे वो आपके दो अलग एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो गए थे। बात समझ में आई है, हाँ जी। जी सर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 10th, कलर की बात होगी। 10th पॉइंट था जी इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैन बी एक्सप्लेन्ड, कैन बी explained in terms of, in terms of splitting of d orbital। देखो एक बात समझो, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमने वीबीटी की हेल्प से भी निकाल ली थी, मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल लिया था, बट सीएफटी ने कहा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक्यूरेटली तभी निकलेंगी जब आप स्प्लिटिंग को कंसिडर करोगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालने के लिए आप जो है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स का भी यूज करें, मतलब स्प्लिटिंग करके तब उसके बाद देखें कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कितने नहीं है, ठीक है। हालांकि उससे कोई ज्यादा अंतर नहीं आता था। 11th, 11th था जी ये जो CFT also explain, CFT also explain crystal field stabilization energy, CFT
also explain in terms of crystal field स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसको बोलते हैं हम CFSE शॉर्ट में, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। वाई certain metal in their complex why certain metal in their complex favor certain geometry। ठीक है, तो इस CFT ने एक और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो VBT ने नहीं बताया था। VBT ने कहा था कि भाई एक ही मेटल जो होती है वो अपने अलग अलग कंपाउंड के अंदर एक ही पर्टिकुलर ज्योमेट्री को क्यों रिटेन करती है, ठीक है ना। तो CFT जो थी, CFT ऑल्सो एक्सप्लेन, यानी कि CFT ने एक्सप्लेन किया किसकी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इन टर्म्स ऑफ CFSE CFT ने एक्सप्लेन करा क्यों एक मेटल अपने अलग अलग कॉम्प्लेक्स के अंदर एक सर्टेन ज्योमेट्री को फेवर करती है, ठीक है ना। तो इसका कारण था CFSE। ठीक, जब आप CFT के अंदर उनका स्प्लिटिंग वगैरह पढ़ेंगे तब उसमें हम बात करेंगे CFSE क्या है, ठीक है ना। तो ये सारे जो थे ये टोटल इसके 11 थे।